प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं हम लोग टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के लिए बायोलॉजी की क्लास कर रहे हैं। हिंदी मीडियम की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। सेल चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, सेल यानी कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। कोशिका हो चुका है, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। इसके बाद हम लोग ऊतक को पढ़ेंगे और ऊतक के बाद फिजियोलॉजी में प्रवेश कर जाएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ते जाएंगे। मैंने आपसे शुरुआत में ही रिक्वेस्ट की है कि आप, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आप ज़रूर मार्केट से परचेज करें। सिर्फ एनसीईआरटी को अगर मन से पढ़ लें, चाहे हिंदी मीडियम की चाहे इंग्लिश मीडियम की, कोई भी एनसीईआरटी को अगर मन से पढ़ लें आप और तैयारी कर लें, एनसीईआरटी याद कर लें, तो आप मान चलिए कि आपके लगभग 60% से ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। और प्रैक्टिस पेपर कर लीजिए तो आप 100% नंबर में 95% तक का नंबर पा सकते हैं। तो उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम प्रयास करेंगे कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन का पूरा चैप्टर कवर करेंगे, इसलिए आप धैर्य के साथ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई भी जीव जब अपना जीवन स्टार्ट करता है तो वह एक कोशिका से स्टार्ट करता है। वही एक कोशिका उसके जीवन का आधार बनती है, जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो जाइगोट कोशिका चाहे वो एक कोश की जीव हो चाहे वो बहुकोश की जीव हो, दोनों के लिए बहुत जरूरी होती है और वहीं से जीवन चक्र स्टार्ट होता है। ठीक, बाद में यही कोशिका विभाजन करके अपनी संख्या को बढ़ाती है और ऊतक का निर्माण होता है। फिर ऊतक से ही क्या बनता है, अंग बनते हैं, अंग से अंगतंत्र का निर्माण होता है और अंगतंत्र से लास्ट में शरीर का निर्माण हो जाता है। तो चलिए कोशिका चक्र विभाजन में पहली श्रृंखला को हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले दिया गया कोशिका चक्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक सेकंड बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एक मिनट हो गया, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, तो यहाँ पे कोशिका चक्र के बारे में पढ़ेंगे, सूत्री विभाजन अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, सूत्री कोशिका विभाजन और उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन, इतने के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। आप धैर्य बना करके ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम कल आपको कोशिका के सारे क्वेश्चन की आपको प्रोवाइड करा देंगे जितने अभी तक पूछे गए हैं। ठीक, उसके बाद कोशिका विभाजन का भी सारा प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप चैनल पे बने रहेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। यदि आप फर्स्ट व्यूअर हैं, पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। चलिए, क्या आप जानते हैं कि सभी जीव चाहे सबसे बड़ा ही क्यों ना हो, जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से करता है। ये बात तो आप जानते हैं, मैंने अभी बताया आपको, जाइगोट कहते हैं। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण होता है। वृद्धि व जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं, सभी सजीवों की विशेषता है। वृद्धि और जनन क्या है, सभी जीवों की नहीं बल्कि सभी कोशिकाओं की नहीं बल्कि सभी जीवों की विशेषता। मैं आपसे एक बार बताया था वृद्धि किसे कहते हैं। वृद्धि में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल का बढ़ना और मास ऑफ सेल का बढ़ना, दो तरह से वृद्धि होती है। कोशिकाओं की संख्या की वृद्धि होना और कोशिकाओं के द्रव्यमान यानी मास यानी वजन का वृद्धि होना, इसके बारे में तो दो तरह से हमारे शरीर की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे कोशिकाओं की संख्या के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक, सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं, जिसमें प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर दो नई संतत कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये नवनिर्मित संतत कोशिकाएं स्वयं वृद्धि व विभाजन करती हैं। एक पैतृक कोशिका और इसकी संतत वृद्धि व विभाजन के बाद एक नई कोश की जनसंख्या का निर्माण करती है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की वृद्धि व विभाजन से कई चक्रों के बाद एक कोशिका से ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसमें कई लाख कोशिकाएं हो जाती हैं। मतलब एक से विभाजित होकर के दो, फिर दोनों विभाजित की तो चार, फिर दोनों विभाजित की तो आठ, आठ से 16, 16 से 32, इस तरह से लगातार विभाजन चलता रहता है और एक दो कोशिकाएं नहीं, एक ही कोशिकाएं से विभाजित होकर के करोड़ों लाखों कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। क्लियर है? चलिए कोशिका चक्र के बारे में प्रवेश करते हैं। कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृत व कोशिका वृद्धि होती है। ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृत और कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती हैं कि कोशिका विभाजन सही होता है। वह संतत कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम होता है। कह रहा है जो संतत कोशिका पैदा होती है, यहाँ तक का हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। जो संतत कोशिका होती है, पेरेंट में जो जीनोम पाया जाता है यानी जो डीएनए पाया जाता है, उसी की कॉपी नीचे वाली कोशिका में आ जाती हैं।
आप जानते हैं जो जीव जेनेटिकली रूप से समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। मैंने आपको क्लास 12 की हमने एनसीईआरटी स्टार्ट कर दी वीडियो में, तो वीडियो क्लास में आप जरूर देखा करिए। तो उसमें हमने क्लोन के बारे में आपको बता रखा है। क्लोन क्या होता है कि जब कोई जीव अपने जैसे आइडेंटिकल क्या जेनेटिक मटेरियल, जिसका जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिकल होता है, उसे हम क्लोन कहते हैं। ठीक है, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बॉडी प्रोवाइड होती हैं, जो बॉडी बनती हैं, जैसे मान लीजिए कि आप गन्ना से गन्ना बना रहे हैं, यहाँ पे गन्ना है कि इसका कटिंग विधि द्वारा आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कटिंग के माध्यम से इसे क्या करते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, दफना देते हैं, और मिट्टी में दफनाने के बाद कुछ ही दिनों के बाद यहाँ से इसके पौधे उगाते हैं और गन्ने का एक नया पौधा बन जाता है। यह गन्ने का पौधा अपने पेरेंट की सेम कॉपी होता है जेनेटिकली रूप से और मॉर्फोलॉजिकली रूप से, यानी जीन के आधार पे भी और देखने के आधार पे भी। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? क्लोन कह सकते हैं। तो वही कह रहा है कि वह जीव जो अपने मम्मी पापा जैसे डीएनए को लेकर के आता है, यानी क्रोमोसोम संख्या लगभग समान होती है कोशिका विभाजन में। ठीक है, लगभग समान नहीं होती बल्कि समान होती। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे थे सभी प्रक्रियाएं। देखिए यहाँ पे जैसे कि कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृत, कोशिका वृत्त एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती है कि कोशिका विभाजन सही होता है। ठीक है, वह संतत कोशिकाओं में इनके पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम आता है। अगर मनुष्य का बच्चा है तो मनुष्य का क्रोमोसोम बराबर आता है और मनुष्य जैसा ही बच्चा वो बनता है जो दूसरा बच्चा होता है। ठीक, घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का दुगुड़न व अन्य संगठनों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर दो नई संतत कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसे कोशिका चक्र कहते हैं। यद्यपि कोशिका वृद्धि कोशिका द्रव्य वृद्धि के संदर्भ में एक सतत प्रक्रिया है जिसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका द्रव्य की किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है। कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृत गुणसूत्र डीएनए जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतत केंद्रकों में वितरित हो जाते हैं। ये सारी घटनाएं आनुवंशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती हैं। अब यहाँ पर देखिए इसकी दो अवस्थाएं दी गई हैं। यहाँ पे अगर ध्यान दें तो कोशिका विभाजन की यहाँ पे अवस्था के बारे में बात करें, कोशिका विभाजन की प्रवस्थाएं जो हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रवस्था क्या है, ए प्रवस्था हो गई। ठीक, दूसरी यह प्रवस्था यम फेज, यम प्रवस्था, और ये कौन है? G1 फेज यानी फर्स्ट ग्रोथ फेज, सिंथेटिक फेज, और G2 फेज। यम प्रवस्था को सूत्री विभाजन प्रवस्था कहते हैं। इसको भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। कितने? 5 भागों में। जैसे कि यहाँ पे पहला कौन है? पूर्वावस्था, जिसे आप क्या कहते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, तो अलग अलग अवस्थाओं में बांट दिया गया है। लास्ट में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है और कोशिका एक कोशिका में 2 कोशिका का निर्माण हो जाता है। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे, आप अपनी एनसीईआरटी में लाएंगे, बस आपको यहाँ पे मेरे साथ साथ दोहराना है, ध्यान से सुनना है। देखिए इसमें कुछ आपको नई चीज़ें हम नहीं बता रहे हैं, बस आपको ध्यान से सुनते जाना है। एक एक पॉइंट धीरे धीरे याद हो जाएगी। जितनी बार इसे मेमोराइज करेंगे, जितनी बार सुनेंगे, ऑडियो क्लास की तरह इसको रख दीजिए, और आप जितनी बार सुनेंगे उतनी चीज़ें आपके माइंड में जाती जाएंगी और आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। फ्री में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। जो चीज़ें आपको याद करनी बड़े आराम से याद होती चली जाएंगी। ठीक, तो चलिए कोशिका चक्र की प्रवस्थाएं पढ़ते हैं। एक प्रारूपी यानी यूकैरियोटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका के संदर्भ में होता है, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मनुष्य की कोशिका जो होता है लगभग 24 घंटे में विभाजित होती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में विभाजित होती है। यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे जीव में और तथा एक कोशिका से दूसरी कोशिका के लिए बदल सकती है। एक जीव से दूसरे जीव में तथा एक कोशिका से दूसरी कोशिका के लिए दूसरा रेशियो हो सकता है, यानी बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लें ईस्ट के बारे में हमने आपसे बताया था वीडियो क्लास में कि जो ईस्ट होते हैं उसमें बडिंग के द्वारा क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। बडिंग के द्वारा यानी मुकुल बनते हैं और मुकुल के द्वारा उसमें एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन होता है। तो उसके बारे में हमने चर्चा की थी। ईस्ट के कोशिका चक्र के पूर्ण होने के में लगभग 90 मिनट लगते हैं। ईस्ट में 90 मिनट, और वहीं मनुष्य की बात हो रही थी, मनुष्य में कितना लग रहा था? 24 घंटे। ठीक है, कोशिका चक्र की 2 मूल प्रवस्थाएं, कितनी प्रवस्थाएं हैं? 2 प्रवस्थाएं हैं। पहला है नंबर 1 अंतरावस्था और दूसरा है यम प्रवस्था, सूत्री विभाजन। अंतरावस्था, सूत्री विभाजन, यम अवस्था उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या वास्तव में कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है। और अंतरावस्था 2 क्रमिक
यम अवस्थाओं के बीच की प्रावस्था को व्यक्त करता है। यह ध्यान देने योग्य महत्व की बात है कि मनुष्य की कोशिका में औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ लगभग 1 घंटे में पूर्ण होता है। देखिए, कोशिका विभाजन कितने घंटे में पूरा होता है? 1 घंटे में पूरा होता है। अब बाकी जो 23 घंटे होते हैं, उस 23 घंटे में क्या होता है? कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। तो विभाजन के लिए तैयार होने में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है। विभाजन सिर्फ और सिर्फ कितने देर में होता है? 1 घंटे में होता है। इसमें कोशिका चक्र की कुल अवधि का 95% से अधिक की अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत होती है। यम प्रावस्था का प्रारंभिक केंद्र में केंद्र के विभाजन, प्रारंभ कहाँ से होता है? आरंभ होता है इसका केंद्र के विभाजन से, और जिसे क्या कहते हैं, एक टर्मोलॉजी यूज की जाती है जिसका नाम है केंद्रक के विभाजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। याद रखेंगे कैरियोकाइनेसिस, इस बात को याद रखेंगे, पॉइंट कर लीजिए कहीं पे, कैरियोकाइनेसिस, जो कि संगत संतत गुणसूत्र के पृथक्करण यानी सूत्रीय विभाजन के समतुल्य होता है, और इसका अंत कोशिका द्रव्य विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस के साथ साथ होता है। अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं। यह वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तथा इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि व डीएनए का पृथक्करण दोनों होते हैं। अंतरावस्था को 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया। अंतरावस्था को 3 अलग अलग प्रावस्थाओं में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया है। पहले को हम कहते हैं पश्च सूत्रीय अंतरकाल प्रावस्था, दूसरे को कहते हैं संश्लेषण प्रावस्था, और तीसरे को कहते हैं पूर्व सूत्रीय विभाजन या अंतरकाल प्रावस्था G2 फेज। पश्च सूत्रीय अंतरकाल प्रावस्था G1 फेज समसूत्री विभाजन एवं डीएनए पृथक्करण के बीच अंतराल को प्रदर्शित करता है। G1 प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है एवं लगातार वृद्धि करती, परंतु इसका डीएनए पृथक्कृत नहीं करता। यस फेज या संश्लेषण प्रावस्था के दौरान डीएनए का निर्माण एवं इसकी पृथक्कृत होती है। इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। यदि डीएनए की आरंभिक मात्रा ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर आ जाए तो डीएनए के निर्माण पृथक्कृत होती है। ठीक है, यदि डीएनए की आरंभिक मात्रा 2C है, यानी कितना है? 2C है, इस पे अभी चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक चीज दी गई है, ठीक है, 2C है, चिन्हित किया जाए तो वह बढ़कर 4C हो जाती है। यद्यपि गुणसूत्र की संख्या में कोई भी वृद्धि नहीं होती है। यदि जीवन प्रावस्था में कोशिका दुगुणित है या 2N गुणसूत्र हैं, तो यश प्रावस्था के बाद भी इसकी संख्या वही रहती है जिसे जीवन अवस्था में थी, अर्थात 2N ही होगी। कह रहा है पहले कक्षक में जितना है कोशिका संख्या उतनी ही दूसरे में भी रहे, 2N है तो 2N ही रह जाती है, उसमें कोई भी वृद्धि नहीं होती है। प्राणी कोशिका में यश प्रावस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए का जैसे ही पृथक्कृतकरण प्रारंभ होता है, वैसे ही तारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में पृथक्कृतकरण होने लगता है। कोशिका वृद्धि के साथ सूत्री विभाजन हेतु G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण करती है। यहाँ आप देखिए एक चीज है कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो आप कहेंगे G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? सूत्री विभाजन में G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। कहाँ पे? सूत्री विभाजन के G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती, जैसे हृदय कोशिका। प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती, जैसे कि हृदय कोशिका विभाजित नहीं होती, और अनेक दूसरी कोशिकाएं यथाकदा विभाजित होती हैं। ऐसा तभी होता है जब क्षतिग्रस्त, या कह रहा है कि इसकी दूसरी कोशिकाएं जो हैं कभी कभी विभाजित हो सकती हैं। वह कब होता है? जब क्षतिग्रस्त हो या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता हो। एक कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती हैं। जीवन अवस्था जो विभाजित नहीं होती, जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती हैं, जिसे कोशिका चक्र का शांत अवस्था कहते हैं, G0 फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? G0 फेज, शांत अवस्था कहते हैं। इस अवस्था की कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती हैं, लेकिन यह विभाजित नहीं होती। इनका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होता है। प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल दुगुणित कायिक कोशिकाओं में ही दिखाई देता है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद हैं, जहां हैप्लॉयड यानी अगुणित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं
उदाहरण के लिए नर मधुमक्खियां। कह रहा है कुछ उदाहरण ऐसे हैं, अपवाद हैं कि सोमैटिक कोशिका जो होती हैं उसका हैप्लॉइड मतलब होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर सिंगल हो, और डिप्लॉइड मतलब होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो, डबल हो। ठीक है, जिसमें जोड़े में क्रोमोसोम पाए जाएंगे उसे डिप्लॉइड कहते हैं, जिसमें सिंगल में क्रोमोसोम पाए जाएंगे उसे क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं। जैसे मेल का स्पर्म हो या फीमेल का ओवा हो, तो मेल का स्पर्म क्या होता है, यक्स वाई से दिखाया जाता है, और फीमेल के ओवा को क्या दिखाते हैं, यक्स और यक्स से दिखाते हैं। तो यह कोशिकाएं क्या होती हैं, हैप्लॉइड कोशिकाएं कहलाती हैं। लेकिन जैसे ही मनुष्य की शरीर की कोशिकाओं की बात होगी तो उसे क्या दिखाते हैं, यक्स यक्स से मान लो दिखा रहे हैं, तो भी ये कोशिकाएं क्या होती हैं, डिप्लॉइड कर। जहां पे जोड़े में क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं डिप्लॉइड, और जहां सिंगल पाए जा रहे हैं उसे क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं। तो कह रहा है कुछ हैप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं जिसमें क्या पाया जाता है, समसूत्री विभाजन देखा गया है, जैसे कि नर मधुमक्खियां। ठीक है, प्रश्न एक्सेप्शनल है, आपसे बन सकता है, पूछा जा सकता है। इसके विपरीत पादपों में सूत्री विभाजन अगुणित व दुगुणित दोनों कोशिकाओं में दिखाई देता है। पादपों में पीढ़ी एकांतरण के उदाहरणों को याद करते हुए पादप जातियों और अवस्थाओं की पहचान करें जिसमें अगुणित कोशिकाओं में सूत्री विभाजन दिखाई पड़ता है। सूत्री विभाजन अवस्था यम प्रावस्था या कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है। इसमें कोशिका के सभी घटकों का बृहद पुनर्गठन होता है। जनक व संतत कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसे सम विभाजन कहते हैं। सुविधा के लिए सम विभाजन सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया। सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में क्या किया गया है, 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कैरियोकाइनेसिस, जहां यह समझ लेना आवश्यक है कि कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है और इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है। कैरियोकाइनेसिस को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया। कितने अवस्थाओं में, 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी, पूर्वावस्था जिसे आप क्या कहते हैं, प्रोफेज, मध्यावस्था जिसे कहते हैं मेटाफेज, पश्चावस्था जिसे कहते हैं एनाफेज, और अंत्यावस्था जिसे कहते हैं टीलोफेज। पूर्वावस्था अंतरावस्था की यस व G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था यानी कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव आता है। यस व G2 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बन तो जाते हैं लेकिन आपस में गुथे होने के कारण अस्पष्ट नहीं होते हैं। गुणसूत्री पदार्थ के संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है। गुणसूत्री संघनन की प्रक्रिया के दौरान ही गुणसूत्री द्रव्य अस्पष्ट होने लगते हैं। तारककाय व तारक केंद्र जिसका अंतरावस्था की यस प्रावस्था में के दौरान ही दुगुड़न हुआ था, अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनकी निम्न गुण विशेषताएं हैं। गुणसूत्री द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्री द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों में बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। ध्यान से देखिए, गुणसूत्री द्रव्य संघनित होकर, फिर से देखते हैं, गुणसूत्री द्रव्य संघनित होकर गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। अंतरावस्था के समय जिस तारककाय का दुगुण हुआ है वह कोशिका में विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगता है। प्रत्येक तारककाय सूक्ष्म नलिकाओं को विकसित करता है। ठीक है, विकृत नहीं होगा, विकसित करता है, जिसके तारक एस्टर कहते हैं। ये तंतु व तारक मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो इसमें गाल्जिकाय, अंतःद्रव्य जालिका, केंद्रिका और केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देता है। तो इसी के साथ मित्रों हम लोग विदा लेते हैं और मध्यावस्था को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।